हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड 1131 से। प्रश्न 1131 की अगर बात करें तो उसमें अपने को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक घनाभ की दी गई थी ABC, और उसका आयतन V दिया गया था और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S दिया गया था। प्रश्न में अपने से पूछा गया था कि 1/V की वैल्यू क्या होगी। तो बात करते हैं घनाभ के आयतन की। अगर तो घनाभ का आयतन जो है वह लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो यहाँ से मुझे मिल गया V बराबर ABC। और अगर बात करें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो होता है 2 कोष्ठक लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। तो यहाँ से S बराबर 2AB प्लस BC प्लस CA मुझे मिल गया। ठीक है, अब प्रश्न के हिसाब से मैं इस सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। तो मुझे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कहीं भी देखो V की वैल्यू नहीं आ रही, तो मुझे V को हटाना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, क्योंकि 1/V तो अपने से पूछा है, तो AB की जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, V बराबर ABC से V/C लिख सकता हूँ। BC की जगह में V बराबर ABC से V/A लिख सकता हूँ। CA की जगह में V बराबर ABC से V/B लिख सकता हूँ। क्योंकि मुझे V की वैल्यू चाहिए तो V को लाना पड़ेगा। तो S बराबर 2V/C प्लस V/A प्लस V/B मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब इन तीनों में V कॉमन है तो V को कोष्ठक से बाहर ले लिया। 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C अंदर रह गया। यहाँ से मुझे मिल गया 1/V की वैल्यू, वो क्या हो गई, 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो कोड 1131 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोड 1132 की तरफ। इस प्रश्न में अपने को एक आकृति दी गई थी और उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ऐसा सवाल अपने से पूछा गया था। दोस्तों, ये जो काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है ये जनरली सभी एग्जाम में पूछा जाता है, और काउंटिंग फिगर में जो त्रिभुजों की संख्या काउंट करने वाला कॉन्सेप्ट है वही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसीलिए मैं अपने हर एक वीडियो में लगभग एक सवाल तो ऐसा देता ही रहता हूँ। चलिए बात करें अगर इस आकृति की, तो इस आकृति में मैंने इस तरीके से नंबर लिख दिए ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी ना हो। अब मैं एक एक त्रिभुज को यहाँ पर आपके सामने लिख दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये टोटल 6 सीधे सीधे से त्रिभुज हैं। तो इन 6 त्रिभुजों को हमने यहाँ अलग काउंट कर लिया। उसके बाद अगर इसी तरीके से काउंट किया जाए, 1, 2 को मिलाकर तो एक त्रिभुज बनता है, 3, 4 को मिलाऊं तो एक त्रिभुज बनता है। इसी तरीके से 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पर ये 7 त्रिभुज और मिल गए। उसके बाद अगर बात की जाए तो 3, 4, 6 और 8 इन चारों को मिलाऊं तो भी एक त्रिभुज मिलता है, तो एक त्रिभुज यहाँ पर मिल गया। उसके बाद बात की जाए तो 5, 6, 7, 8, 10 और 13 इन सभी को मिलाने से एक त्रिभुज मिलता है। ठीक इसी तरीके से इसके ऊपर की तरफ देखो दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 9 और 11 इनको मिलाता हूँ तब भी एक त्रिभुज मिलता है। तो इस तरीके से 2 त्रिभुज यहाँ पर और मिल गए। उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज जिसमें 12 और 14 को अगर मैं छोड़ दूँ तो इन सभी को शेष नंबरों को मिलाने से एक त्रिभुज और मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे त्रिभुज हम लोगों ने काउंट कर लिए। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की अगर बात की जाए तो इन सभी को ऐड कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा मुझे 17। कोड 1132 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 17। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1133 की तरफ। कोड 1133 में एक नाव के धारा के अनुकूल जाने में जो लिया गया समय है वह प्रतिकूल लिए गए समय से आधा है, ऐसा प्रश्न में बोला हुआ है। प्रश्न में पूछा गया था कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात कितना होगा। मतलब प्रश्न में अपने से SB और SS की अनुपात की वैल्यू पूछी गई थी। चलिए देखते हैं सवाल किस तरीके से होगा। पहली बात तो दोनों समय दूरी वह सेम तय करता है, अनुकूल भी उतनी ही दूरी तय करता है जितनी प्रतिकूल दूरी तय करता है। तो यहीं से मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर लेता हूँ। अनुकूल जो उसने दूरी तय करी है वह क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय, और प्रतिकूल जो वह दूरी तय करेगा वो हो जाएगी प्रतिकूल चाल इंटू प्रतिकूल समय। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में यूज़ ले लेता हूँ कि TU में जो संबंध है वो प्रश्न में अपने को दिया हुआ है। कैसे, वह कहता है कि धारा के अनुकूल जाने में जो उसको समय लगता है, अर्थात TD जो है वह TU का 1/2 है, ऐसा प्रश्न कहता है। तो TD बराबर 1/2 TU प्रश्न में दिया हुआ था, उसी का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से TU तो कैंसिल हो गया। SD की वैल्यू मुझे मिल गई, वो कितनी है, 2SU। SD अगर 2SU है तो यहाँ पर SD का मान जो है वह होता है SB प्लस SS। क्यों, क्योंकि अनुकूल धारा प्रवाह में जो गति है वह होती है स्थिर जल में नाव की गति प्लस धारा प्रवाह की गति, और इसी तरीके से SU जो है वह होता है SB माइनस SS।
तो इस तरीके से अपने को यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। और क्वेश्चन के हिसाब से एस बी और एस एस का अनुपात मुझसे पूछा गया था, तो इस समीकरण को मैं थोड़ा सा सरल करता हूँ तो मुझे यहाँ से मिल जाता है 3SS बराबर एस बी। तो एस बी और एस एस का जो अनुपात है वो आ जाएगा 3:1। कोड 1133 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी 3:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1134 की तरफ। कोड 1134 में अपने को एक द्विघात समीकरण दिया गया था, उसके मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। तो प्रश्न में अपने से पूछा गया था अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का मान क्या होगा। चलिए तो इस सवाल को समझने के लिए मैं एक जनरल एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने रख दे रहा हूँ। मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और उसके भी मूल अल्फ़ा और बीटा ही हैं। तो अपने को 10वीं क्लास में एक बात समझाई गई थी कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग जो है वह -b/a होता है और मूलों का जो गुणनफल है वह c/a होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को मैं अपने सवाल में यूज़ लेने वाला हूँ। अपना जो द्विघात समीकरण है वह था x² प्लस px प्लस q बराबर 0। तो यहाँ पर इनके मूलों का जो योगफल है वह क्या हो जाएगा -p/a, तो कुछ है ही नहीं, 1 है तो केवल -p रह जाएगा और मूलों का जो गुणनफल है वह हो जाएगा q। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता लग गई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मुझे पता लग गई। अब प्रश्न में अपने से पूछा गया था अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो इसको मैं थोड़ा सा सरल करता हूँ, अल्फ़ा बीटा एलसीएम बनेगा तो ऊपर मिल जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा²। और अल्फ़ा² प्लस बीटा² जो है वह एक बीजीय सर्वसमीका है। इसकी जगह मैं रख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे पता है, अल्फ़ा बीटा भी मुझे पता है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है, आंसर मिल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -p रख देना है, अल्फ़ा बीटा की जगह q रख देना है। तो इसको मैं जैसे ही सरल करता हूँ मुझे आंसर मिल जाता है p² माइनस 2q/q। तो कोड 1134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1135 की तरफ। कोड 1135 एक बहुत ही अच्छा सवाल था। इसमें कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ लिया गया था, लेकिन एक बहुत ही अच्छे लेवल की कोडिंग यहाँ पर थी जो जनरली बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उम्मीद करता हूँ इस सवाल से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें तो कोडिंग किस तरीके से की गई है, तो एक तरफ मैं आपको समझाता हूँ कि शब्द की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या लिया गया है और कोडिंग में जो कॉन्सेप्ट है वह क्या लिया गया है। तो बात करें अगर शब्द की, तो शब्द का जो पहला लेटर है वो कोडिंग में किसी न किसी सिंबल से दर्शाया गया है। जैसे एस है तो उसको किसी न किसी सिंबल से दर्शा दिया। मतलब ये जो कोडिंग बनी कैसी है मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। तो शब्द का जो पहला लेटर है वो तो कोडिंग में कोई ना कोई सिंबल से यूज़ लिया गया है और उस शब्द में टोटल कितने लेटर हैं उन लेटर्स को कोडिंग के अंदर नंबर से यूज़ लिया गया है। जैसे कहीं पर 7 लिखा है तो इसका मतलब है कि उस शब्द में 7 अक्षर हैं, वह उसी का कोड होगा। इसी तरीके से उस शब्द का जो लास्ट अक्षर है वह कोडिंग में अल्फ़ाबेट से दर्शाया गया है। तो शब्दों की जो कोडिंग यहाँ पर बनी है वो किस तरीके से बनी है यह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर %7e है। इससे क्या समझ में आता है कि यह किस शब्द का कोड होगा। ऐसे शब्द का कोड होगा जिसके लास्ट में ई आता हो और उस शब्द में टोटल 7 अक्षर हो। तो सामने की तरफ मैं देखूंगा तो ऐसा एक शब्द मुझे मिलता है जो है यूट्यूब। इससे मुझे कंफर्म हो गया कि यूट्यूब का जो कोड है वह क्या होगा, %7e होगा। इसी तरीके से %4r है, %4r। अब देखो यूट्यूब का पहला अक्षर क्या था, y था, तो वहाँ पर सिंबल क्या लिया गया, %। इसी तरीके से यहाँ पर भी दोबारा % यूज़ लिया गया। इसका मतलब ये भी उसी शब्द का कोड होगा जो y से स्टार्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब उस शब्द में 4 अक्षर होने चाहिए। तीसरी बात सबसे पीछे कोडिंग में R लिखा हुआ है, इसका मतलब उस शब्द का जो आखिरी अल्फ़ाबेट है वह R होना चाहिए। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि %4r जो है वह योर का कोड है। इसी तरीके से हम लोग इन सभी शब्दों के कोड यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। प्रश्न में अपने से पूछा गया था कि विनमेट का कोड क्या होगा। अब विनमेट का कोड अपने को कोडिंग तो पता लग गई किस तरीके से यूज़ में ली गई है, तो मैं समझा देता हूँ आपको। विनमेट में देखो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। पहली बात तो 7 आएगा कोड के अंदर। दूसरी बात विनमेट का लास्ट अक्षर क्या है, ई है, तो 7e होगा, ये कंफर्म हो गया। तो इतने में ही अपने को आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, *7e। तो कोड 1135 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी *7e।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कोड 1136 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोड 1136 आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, कोड 1136 में इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट यूज़ लिया गया था। अच्छा सवाल था ये भी, बस अपने को थोड़ा सा ध्यान से समझना था कि इनपुट जो अपने को दिया गया था उसमें 5 नंबर थे। कौन कौन से 5 नंबर थे? 41, 10, 97, 26 और 65। इसी तरीके से 5 शब्द अपने को दिए गए थे जो कि SENAD से स्टार्ट होते हैं। बस इन्हीं में अपना लॉजिक है, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूँ। चलिए बात करें अगर पहले स्टेप की, तो उसमें देखो 97 सबसे आगे लिखा हुआ है। 97 को अगर मैं देखता हूँ तो 5 नंबर में सबसे बड़ा नंबर 97 है। उसके बाद अगला जो नंबर है दूसरे स्टेप में वो सबसे पीछे लिखा हुआ है इस तरफ। तो यहाँ पर ये नंबर आ गया 65। ये क्या है? 97 से जस्ट छोटा नंबर है। तो यहाँ से एक बात दिमाग में आती है कि वह नंबर को घटते हुए क्रम में अरेंज कर रहा है और साथ ही साथ हर स्टेप में एक बार तो सबसे आगे नंबर लिख रहा है, फिर एक बार सबसे पीछे। फिर देखो तीसरे स्टेप में नंबर आगे चला गया। यहाँ अगला नंबर क्या था? 41, वो आ गया स्टेप 3 में सबसे आगे। इसी तरीके से अगला नंबर 26 है, वो यहाँ पर सबसे पीछे चला गया। इसी तरीके से अगला नंबर 10 हो जाएगा, वह सबसे आगे आ गया। तो इस तरीके से इसने इन 5 नंबर्स को सेट कर दिया। अब अगर बात करें अल्फ़ाबेट्स की, तो SENAD में से अल्फ़ाबेट में सबसे पीछे S आता है, तो उसको देखो पहले स्टेप में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर S के बाद नंबर N का आएगा, उसको देखो यहाँ सबसे आगे लिख दिया, तो नोज सबसे आगे हो गया। फिर उसके बाद E का नंबर आता है, उसको दोबारा से सबसे पीछे लिख दिया, ईगल। इसी तरीके से डेट सबसे आगे वापस, इसी तरीके से एनिमल सबसे पीछे वापस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर्स को भी घटते हुए क्रम में लिखता है और शब्दों को भी अल्फ़ाबेट के घटते हुए क्रम में लिख रहा है। बस फ़र्क क्या है, एक बार सबसे आगे, एक बार सबसे पीछे, फिर एक बार सबसे आगे, एक बार सबसे पीछे। इसी तरीके से यह कोडिंग को यूज़ ले रहा है। चलिए, तो अपना जो क्वेश्चन था उसमें इनपुट दिया गया था ऑरेंज 36, 59, येलो 41, एग्ज़ाम टेस्ट 12, लेमन 85। तो सेम उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर एक बार सारे स्टेप्स आपको समझा देता हूँ। सबसे बड़ा नंबर 85 है, वो सबसे आगे, फिर नेक्स्ट 59 सबसे पीछे, फिर नेक्स्ट 41 सबसे आगे, फिर नेक्स्ट 36 सबसे पीछे, फिर नेक्स्ट 12 सबसे आगे। इसी तरीके से शब्दों की अगर बात करें तो सबसे लास्ट में येलो आता है, तो वो सबसे पीछे, उसके जस्ट बाद टेस्ट सबसे आगे, उसके जस्ट बाद ऑरेंज सबसे पीछे, उसके जस्ट बाद लेमन सबसे आगे और उसके जस्ट बाद एग्ज़ाम सबसे पीछे। ठीक है, अब इसी तरीके से अपने ये सारे स्टेप्स बन जाएंगे। तो पहला जो अपना इनपुट दिया गया था उसमें से पहले स्टेप में मैंने 85 और येलो को तो फिक्स कर दिया, तो इन दोनों को हटा देता हूँ। बाकी सब कुछ सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे स्टेप में टेस्ट और 59 को तो मैंने फ़िक्स कर दिया, तो इसमें से 59 और टेस्ट को मैं हटा देता हूँ। बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे स्टेप में 41 और ऑरेंज को मैंने फ़िक्स कर दिया है, तो 41 और ऑरेंज को यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। बाकी सारा सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से हमने ये सारे स्टेप्स बना लिए। नेक्स्ट में 36 और लेमन को हटा दूंगा, बाकी सारा सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में एग्ज़ाम और 12 को हटा दूंगा, तो बाकी सारा कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस इनपुट के इन सभी 5 स्टेप्स को यहाँ पर बना लिया। ठीक है, तो ये 5 स्टेप यहाँ पर हमने कंप्लीट करे। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा था कि दिए गए इनपुट के स्टेप सेकंड में कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व है जो 85 और येलो के बीच आता है। तो सेकंड स्टेप की बात करें तो ये रहा, 85 और येलो के बीच में ये सभी एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? ऑरेंज 36, 41, एग्ज़ाम 12 और लेमन। इनमें से अपने पास ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है? ऑरेंज अवेलेबल है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोड 1136 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑरेंज। इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार दोबारा देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करता हूँ ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोड 1137 की ज्यामिति से रिलेटेड प्रश्न था। बोला गया था कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, उसमें 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटा गया है। एक तो चारों कोनों से काटा और एक सेंटर से काटा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात थी कि चारों कोनों से जो उसने टुकड़े काटे हैं, ये चारों टुकड़े मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं।
और एक वृत्त उसने सेंटर में काटा हुआ है, तो कुल मिला के उसने 2 वृत्त काट दिए पूरे वर्ग में से। तो मुझसे अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो सीधा सीधा मैं क्या कर दूंगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, तो छायांकित भाग मुझे मिल जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल 4 भुजा है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 1 हो जाएगी, तो 2 पाई r स्क्वायर से 2 पाई उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब 16 माइनस 2 गुणा पाई की जगह 22/7 हमने रख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको जैसे सरल करता हूँ तो 68/7 आता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 सही 5/7। तो कोड 1137 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 9 सही 5/7। दोस्तों ये सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मैं आप लोगों के लिए खास मेहनत करके ये सभी सवाल तैयार करता हूँ और ये सॉल्यूशन वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोड 1138 की। कोड 1138 जो है आयु संबंधी क्वेश्चन था, सिंपल लॉजिक था। बात अगर की जाए इस क्वेश्चन की तो इसमें अपने से बोला गया था कि माता है, पिता है, पुत्र और पुत्री, 4 जनों की बातें हो रही थी। तो मैं मान लेता हूँ कि माता की आयु जो है वह x वर्ष है और पिता की जो आयु है वह y वर्ष है। अब प्रश्न के हिसाब से पुत्र जो है वह पिता का 1/4 है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y/4, और पुत्री जो है वह माता की 1/3 है, तो पुत्री की आयु हो जाएगी x/3। अब ये चीज़ तो अपने को यहाँ तक क्लियर हो गई। अब यहाँ से मुझे x और y कैसे मिलेगा, उसके लिए देखो प्रश्न में बातें लिखी हुई है कि पत्नी जो है वह पति से 6 साल छोटी है, तो y माइनस x की जो वैल्यु है वह 6 प्रश्न में दे रखी है। उसी तरीके से एक लाइन और प्रश्न में बोली गई है कि बहन जो है वह भाई से 3 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, x/3 माइनस y/4 जो है वो 3 के बराबर है। अब इस x/3 माइनस y/4 बराबर 3 को मैं थोड़ा सा सरल करता हूँ, 12 एलसीएम लेकर करूँगा तो इसको 12×3 = 36 मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4x माइनस 3y बराबर 36। अब ये जो y माइनस एक्स बराबर 6 पहला समीकरण अपने को मिला था, वहाँ से इसको थोड़ा सा सरल किया तो y बराबर x प्लस 6 मुझे मिला। इस y बराबर x प्लस 6 की वैल्यू मैंने दोबारा यहाँ रख दी, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मुझे माता की आयु पूछी गई है तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैं y को एलिमिनेट करना चाहूँगा, और y को एलिमिनेट करने के लिए y की वैल्यू x प्लस 6 मैंने यहाँ पर रख दी। तो 4x माइनस 3 x प्लस 6 बराबर 36। इस तरीके से यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई 54, और x से क्या थी, माता की आयु। सवाल तो हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस सवाल को कैसे करोगे उसको भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर बात हो रही थी माता, पिता, पुत्र और पुत्री की। अब इन्हीं ऑप्शन में से आप कोई एक आयु मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माता की आयु 54 वर्ष है, तो माता जो है पिता से 6 साल छोटी है तो पिता की आयु 60 हो जाएगी। पुत्र जो है वह पिता का 1/4 है, तो 60 का 1/4 पुत्र 15 का हुआ। पुत्री जो है वह माता की 1/3 है, तो 54/3 18 हुआ। अब केवल बस इतना सा चेक करना था, क्या पुत्र और पुत्री में 3 साल का अंतर होता है। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो 1138 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 54। जो हमने माना था वह सब कुछ सही सही सेट हो गया, अर्थात आंसर अपने को मिल गया। एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा समय हम लोग बचाते हैं बस वहीं पर बाजी अपने हाथ में रहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड 1139 की तरफ। कोड 1139 में अपने को मिसिंग नंबर यहाँ पर पूछा गया था, नंबर्स का खेल यहाँ पर खेलना था। किस तरीके से इन नंबर्स को लॉजिकली मैं सेट करता हूँ कि बीच वाले नंबर मुझे मिल जाए। तो इस प्रश्न की अगर लॉजिक की बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना था कि 11 और 8 से 36 कैसे बना है, उसको मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। 11 और 8 का अंतर 3 है, उसके दुगुने का स्क्वायर कर देना है, तो 3 दूनी 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। इसी तरीके से 5 और 5 का अंतर तो 0 है, उसका डबल भी 0 ही होगा, स्क्वायर कर दूंगा तब भी 0। 7 और 3 का अंतर 4 है, लेकिन डबल 8 होता है और उसका स्क्वायर बीच में लिखा हुआ था 64। तो बस अपना आंसर कैसे निकलेगा, 8 और 2 का अंतर 6 हुआ, डबल करूँगा तो 12, 12 का स्क्वायर 144। तो कोड 1139 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 144। चलिए बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, कोड 1140 की। 3 अंकों वाली किसी संख्या की बात यहाँ पर हो रही थी, उसके यदि इकाई और दहाई अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई जो संख्या है वह मूल संख्या से 63 अधिक हो जाती है। यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। यह अच्छा सवाल था दोस्तों, आइए समझते हैं किस तरीके से होगा। कहता है कि मूल संख्या में इकाई का अंक x है, तो मैं मान लेता हूं कि वह संख्या क्या थी, ZYX, इसमें इकाई का अंक x हो रहा है।
अब प्रश्न कहता है कि यदि इसके इकाई और दहाई अंक मतलब x और y को अगर मैं बदल दूं आपस में तो संख्या क्या बन जाती है, ZXY। ये जो नई संख्या है वह उस पुरानी संख्या से कितनी अधिक है, 63 अधिक है, ऐसा प्रश्न अपने से कहता है। ठीक है, अब इस बात को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कोई 3 अंकों की संख्या 145 है तो वह वास्तव में 100 + 40 + 5, गणित में अगर उसको लिखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाता है कि 1 × 100 + 4 × 10 + 5 × 1। तो इसी तरीके से अपनी जो संख्या ZYX है उसको कैसे लिखा जाएगा, 100Z + 10Y + X, क्योंकि इकाई स्थान पर है वह 1 गुना रहती है, दहाई स्थान पर जो आती है वह 10 गुना हो जाती है और सैकड़ा स्थान पर जो होती है वह 100 गुना हो जाती है। इसी तरीके से ZXY की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100Z + 10X + Y। अब प्रश्न के हिसाब से ZYX में अगर मैं 63 ऐड कर देता हूँ तो मुझे ZXY मिल जाता है। बस उसी का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया कि 100Z + 10Y + X में 63 ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 100Z + 10X + Y। 100Z दोनों तरफ कॉमन है, कैंसिल हो गया। बाकी को मैं जैसे ही सरल करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 9Y + 63 = 9X। अब इसके आगे यहाँ चलते हैं कि तीनों में 9 कॉमन है तो 9 का भाग लगा दिया तो क्या मिल गया, Y + 7 = X। अब ये एक समीकरण अपने को मिल गया। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं y की वैल्यू पुट करता जाऊँगा मुझे x के मान मिलते जाएंगे। मान लेते हैं कि अगर दहाई अंक 0 होता उस संख्या का, y की जगह 0 रख दिया तो इकाई अंक क्या बन जाता, 7। अगर उस संख्या का दहाई अंक 1 होता तो x की वैल्यू मुझे मिल जाती 8। अगर 2 होता तो वैल्यू मिल जाती 9। अब 3 तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि 3 + 7 तो 10 हो जाएगा और x की वैल्यू 10 हो नहीं सकती क्योंकि एक ही अंक की संख्या है। तो इस तरीके से मुझे x के तीनों संभव मान मिल गए, 7, 8 और 9। तो कोड 1140 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, 7, 8 और 9। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।